प्रणाम। क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हरिओम मैम जी आ रही है। ओके, ठीक है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। कमर गर्दन सीधी, एक बार गायत्री महामंत्र साथ-साथ में। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो यूनिट 8 में हम लोग थेरेपेटिक योग, चिकित्सीय योग के बारे में बात कर रहे थे। तो कल हमने शुरुआत करी थी योगा थेरेपी क्या होता है और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमने लिया था। साथ में हमने एलर्जिक राइनाइटिस और साइनाइटिस साइटिस के बारे में हमने 2 डिज़ीज़ के बारे में हमने देखा था। ठीक है, तो एक बार हम फिर से उसका रिव्यू ले लेते हैं कि हमने कल क्या-क्या पढ़ा था, उसके बाद फिर आज का हम टॉपिक शुरू करेंगे। तो कल हमने डिज़ीज़ के बारे में बात करी थी कि कॉन्सेप्ट क्या होता है डिज़ीज़ का। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो वात, पित्त और कफ, इन तीनों से मिलकर जो आगंतुक और निज़र डिज़ीज़ेज़ होती हैं, इनके बारे में हमने बात की थी। फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने बाद में आपको एक छोटी-सी डेफिनिशन बताई थी। डिज़ीज़ मतलब डिस-ईज़, जो आपका कम्फर्ट है, जो आपकी बॉडी का कम्फर्ट है, उसमें जो ईज़ीनेस है, जो सरलता, सहजता के साथ बॉडी आपकी काम करती है, ऑप्टिमम लेवल तक काम करती है, उसमें किसी भी प्रकार का डिस-ईज़ हो जाना इज़ कॉल्ड डिज़ीज़। ठीक है? तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है डिज़ीज़ का। फिर नेचुरोपैथी में जैसे कि बोला जाता है कि जो एंड प्रोडक्ट है, जो फीकल मटेरियल है, अगर वो बॉडी से बाहर नहीं निकलता है, तो वो जो आपके शरीर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, उसको डिज़ीज़ कहा जाता है। ठीक है? एक योग में भी पतंजलि योग शिव सूत्र में क्लेश के रूप में, व्याधियों के रूप में डिज़ीज़ का डिस्क्राइब किया गया है। फिर हमने पंचकोश के बारे में बात की थी। पंचकोश हमारे स्वास्थ्य पर किस तरह से प्रभाव डालते हैं और उनको हम किस तरह क्योर कर सकते हैं अष्टांग योग के द्वारा, इसके बारे में हमने कल बात की थी। फिर हम डिजीज पर आ गए थे, जिसमें हमने एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में बात की थी, जो कि एक कॉमन डिजीज है, जिसको हे फीवर के नाम से, जो मेन मेन चीजें हैं उसको आप बस याद रखना है, इसको हे फीवर कहा जाता है। ठीक है? और ये इन्वायरमेंटल डिजीज़ है। इरिटेशंस नॉर्मली नेज़ल कैविटी में होता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशंस होते हैं और जिसकी वजह से ये डिजीज़ जनरेट होती है। ठीक है? तो पोलन, डस्ट या एनिमल हेयर, इन सब चीज़ों की वजह से ये डिजीज़ होती है। इसके ये कॉज़ हैं। इसके कुछ सिम्पटम्स थे, जैसे कि आपके थ्रोट रीजन में इचिंग होना, ईयर पेन होना, ठीक है, खर्राटे लेना, हेडेक होना, नेज़ल कैविटी में इचिंग होना, आईज़ में प्रॉब्लम्स होना, ये सब कुछ इसके सिम्पटम्स थे, जो हमने कल देखे थे। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि कैसे हमारे जो फिर हमने बात की थी दूसरी साइनोसाइटिस के बारे में। साइनोसाइटिस के बारे में जब हम ये लगभग आपकी एलर्जिक राइनाइटिस से रिलेटेड डिजीज़ है। इसमें भी सेम आपका नेज़ल कैविटी के जो साइनस रीजन होते हैं, इनमें इन्फ्लेमेशन होता है और इसके सिम्पटम्स जो होते हैं वो भी ऑलमोस्ट एलर्जिक राइनाइटिस जैसे ही होते हैं, लेकिन इसमें नेज़ल म्यूकस निकलता है या नाक बंद हो जाती है, फेशियल पेन होता है, इसमें भी फीवर होता है, हेडेक होता है। तो ये नेज़ल कैविटी से रिलेटेड डिजीज़ेज़ है, जिनके बारे में हमने कल बात की थी कि जो साइनोसाइटिस होता है, वो किस तरह से क्रिएट होता है, स्वेलिंग होती है, फिर आपका जो
नेज़ल कैविटी के साइनस होते हैं, उसमें ब्लॉकेज हो जाता है स्वेलिंग के कारण और फिर उसमें म्यूकस जनरेट हो जाता है, जो कि फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है? फिर इसके हमने ट्रीटमेंट के बारे में बात की थी, कुछ हमने डाइट्स की कॉन्सेप्ट्स को लिया था और उसके बाद हमने यौगिक ट्रीटमेंट्स में षटकर्म, प्राणायाम और आसनों के बारे में हमने देखा था। ठीक है, तो ये तो आपकी कल की बात हो गई। अब हम बात करते हैं आज के लेक्चर पे। आज जो आपकी लेक्चर है, वो आपका है ब्रोंकाइटिस पे। तो ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है। ब्रोंकाइटिस आपने पढ़ा होगा जब आपने लंग्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है? ये आपकी यहाँ पे एक छोटी सी एनाटॉमी दी हुई है, ये ट्रेकिया का पार्ट होता है, ठीक है? फिर आपका ये क्या होता है, दो ब्रोंकाइटिस होती है, फिर यहाँ से ब्रोंक्योल्स निकलते हैं, ब्रोंकाई होता है, ठीक है? तो एल्वोलाई होता है लास्ट पार्ट। तो ये आपकी ब्रोंकाइटिस ब्रोंक्योल्स से रिलेटेड डिजीज है। इसमें क्या होता है कि ब्रोंकाइटिस इज अ रेस्पिरेटरी डिजीज इन विच देयर इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ब्रोंकाई, ठीक है? तो ये इन्फ्लेमेशन हो जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन में ब्रोंकाई के। तो वहां पे एयरवे जो है, जो पैसेज है जहां से आपकी आप गैसियल एक्सचेंजेस हो रहे हैं, O2 CO2 का एक्सचेंज लाइव में हो रहा है, आप इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो वो जो पाथवे है वहां से फिर एयर फ्लो बराबर नहीं बन पाता, क्योंकि वहां पे जो जितनी भी आपकी एयर ट्यूब है उनमें सूजन हो जाती है, ठीक है? तो ब्रोंकाइटिस जो है एक कंडीशन है इन विच द मेन passes into lungs, the bronchi become inflamed. The bronchi branch of the trachea. तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि ब्रोंकाई है क्या। तो क्या होता है कि लंग्स को दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो आपकी ट्रैकिया है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है और एक पार्ट आपका ब्रोंकाई कहलाता है, दूसरा एक लेफ्ट ब्रोंकाई, राइट ब्रोंकाई। फिर उसी से आपके ब्रोंक्योल्स और एल्वोलाई अंदर फर्दर ब्रांचेस उसकी डिवाइड होती चली जाती हैं, ठीक है? सबसे जो स्मॉलर ट्यूब होता है वो ब्रोंक्यूल्स कहलाता है। द ब्रोंकाई प्रोड्यूस म्यूकस विच ट्रैप्स डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स, प्रिवेंटिंग देम फॉर द एंटरिंग द लंग्स। तो जो ब्रोंकाई होती है उसमें कुछ म्यूकस जनरेट होता है। वो क्यों होता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो लंग्स में ना जा सके श्वास के दौरान, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ब्रोंकाई में कुछ म्यूकस जनरेट होता है। और अगर इस ब्रोंकाई में किसी भी इन्फ्लेमेशन की वजह से अगर इसमें किसी भी तरह का इरिटेशन हो जाता है या सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो क्या होता है कि वहां पे म्यूकस एक्सेस जनरेट होने लग जाता है और ये इरिटेशन को भी जन्म देता है, साथ में ये कफ का भी रीजन बनता है, ठीक है? अब ये ब्रोंकाइटिस जो है मेनली क्या है, जो आपकी ब्रोंक्यूल्स है वहां पे एक्सेस कफ का जम जाना। एक्सेस कफ हो गया तो क्या होगा, जो एयर आराम से पास हो रही थी वो पास नहीं हो पाएगी उतने अच्छे से। और जो ब्रोंकाइटिस है वो दो तरह की होती है, एक तो एक्यूट होती है, नॉर्मल जब सर्दी जुकाम होता है उस टाइम पे भी आपकी नाक बंद हो जाती है, अच्छे से एयर पास नहीं हो रही, आप फील करते हैं। और क्रॉनिक होती है, यही जब बहुत समय लंबे समय तक बनी रह जाए, कभी कभी 2-3 महीने, कभी कभी 2-2 साल तक हो जाता है, ये लंबे समय तक अगर ये बनी रहती है तो वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहलाती है, ठीक है? बोथ कंडीशन कॉज अ हैकिंग कफ विच में प्रोड्यूस क्लियर येलो और ग्रीन म्यूकस, ठीक है? तो क्या होता है जब कफ या म्यूकस आपके ब्रोंक्यूल्स में जमा हुआ है काफी समय से, तो उसका कलर चेंज होता है, येलो या ग्रीनिश, जितना वो ओल्डेस्ट होता जाता है उसका कलर उसके हिसाब से वो चेंज होता जाता है। तो वो जब बाहर निकलता है तो येलोइश या ग्रीनिश टाइप का निकलता है। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज है सीओपीडी, ये एग्जाम में आ सकता है। सीओपीडी जो ये ब्रोंकाइटिस होती है, इट इज अ टाइप ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी।
ठीक है, ये क्या होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में क्या होता है, दो तरह की डिजीज मिलके ये सीओपीडी बनाती हैं। एक तो आपकी ब्रोंकाइटिस हो गई, दूसरी एक और डिजीज होती है जिसको एम्फाइजिमा कहा जाता है। ब्रोंकाइटिस में क्या है, म्यूकस जनरेट हो रहा है, म्यूकस कन्फर्मेशन हो रहा है आपके ब्रोंक्यूल्स में। सेम आपकी जो एम्फेजिमा होती है उसमें क्या होता है, जो ब्रोंकाई और एल्वोलाई का पार्ट है, ठीक है, वो किसी भी इंफॉर्मेशन के कारण उसमें स्वेलिंग आ जाती है। स्वेल हो जाना, सिर्फ फूल जाना उनका, वो एम्फेजिमा कहलाता है। ठीक है, तो एम्फेजिमा प्लस ब्रोंकाइटिस दोनों मिलकर के आपकी ये डिजीज बनाती है जिसको सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस दोनों में क्या डिफरेंशिएशन है, क्या चीजें होती हैं। तो वही है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस लंबे समय तक अगर पहले थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम हुआ, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता 1-2 सप्ताह, 1-2 महीने और लंबे समय तक अगर चला गया तो वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में चेंज होता है। कफ दैट लास्ट फॉर मेनी वीक्स और इवन मंथ, मतलब अगर काफी टाइम से उसको कफ हो रहा है या फिर 1 वीक से या फिर कई महीनों से, तो वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स में आता है। सेम एक्यूट ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि अगर कुछ दिनों से या कुछ 1-2 सप्ताह से अगर उसे कफ है पेशेंट को, तो वो ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स में आता है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस के। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि प्रोडक्टिव कफ प्रोसेस क्लियर म्यूकस ऑफ वाइट, जो म्यूकस का कलर होता है क्लियर होता है और वाइट होता है, जबकि एक्यूट में वही जो म्यूकस होता है वो येलो और ग्रीन म्यूकस के रूप में प्रोड्यूस होता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, व्हीजिंग साउंड, ठीक है, जैसे सीटी जैसी आवाज सांस के द्वारा, जो कि आप एस्थमेटिक पेशेंट के अंदर भी देखते हैं, व्हीजिंग साउंड क्रिएट हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि आपके जो एयर पाथवे है वो नैरो हो गया है, और नैरो होने के कारण एयर जिस आराम से जा रही थी, जिस फ्लो में जा रही थी, अब उसको उतना एरिया, इतना स्पेस नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक साउंड क्रिएट होता है जिसको व्हीजिंग साउंड कहते हैं। ठीक है, तो ये व्हीजिंग क्रिएट होने लग जाता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में। एक्यूट में क्या होता है, नॉर्मल फीवर वगैरह आता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में प्रेशर और टाइटनेस इन चेस्ट, चेस्ट रीजन में प्रेशर फील होता है, टाइटनेस फील, हैवीनेस फील होती है। ठीक है, फटीग होता है, बहुत थकान लगती है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि ठंड लगती है, चिल्स, ठंड लगेगी, जैसे कि आप नॉर्मल सर्दी जुकाम में होता है। अब कॉजेस क्या होते हैं ब्रोंकाइटिस के, देखिए ये भी ऑलमोस्ट अस्थमेटिक की तरह होती है। अभी अस्थमा हम भी पढ़ेंगे उसमें, अभी भी तो उसमें देखेंगे कि ब्रोंकाइटिस और अस्थमा में क्या डिफरेंशिएशन होता है। इसके दो फैक्टर हो सकते हैं, या तो आप क्या है कि ड्रग्स कुछ ऐसी ले रहे हैं जिसके कारण आपको ये डिजीज हो रही है, आप पिछली डिजीजेस को कुछ ड्रग्स होती हैं जो पुनर्जनरेट कर देती हैं, उसकी वजह से ब्रोंकाइटिस हो सकती है, या फिर जेनेटिक फैक्टर है। अब जेनेटिक फैक्टर में भी कई सारी चीजें आती हैं, उसमें हो सकता है कि जिस पेशेंट को हुआ है उनके पेरेंट्स पहले से कभी ऐसे वर्क में, ऐसे इन्वायरमेंट में वर्क कर रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टफ़ी एनवायरनमेंट है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, या वो खुद भी जो पेशेंट है वो ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहा हो जहाँ पे स्मोक ज़्यादा है, या फिर हो सकता है कि कुछ वो ड्रग्स ले रहे थे उनके पेरेंट्स या फिर वो पेशेंट खुद भी। एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण भी हो सकता है, वेदर चेंजेस के कारण भी हो सकता है, और सबसे बड़ा रीज़न होता है स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग सबसे बड़ा रीजन होता है ब्रोंकाइटिस का। तो स्मोकिंग किसी भी तरह की हो सकती है, या फिर स्मोक करता है या फिर स्मोक वाले एरिया में वर्क करता है, जैसे महिलाएं चूल्हे पे खाना बनाती है, या फिर ऐसी फैक्ट्री में वर्कर्स वर्क करते हैं, कोल माइन में वर्कर वर्क करते हैं। ठीक है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो हमारे गार्ड होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, ट्रैफिक पुलिस होती है,
तो ऐसे पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में, ऐसी स्मोकी जगह में जो लोग होते हैं उनको ये होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं एक साथ कि कॉज़ क्या होता है, रिस्क फैक्टर क्या होता है, सिम्पटम्स हमने देख लिए, फिर भी एक बार देख लेंगे। एक्यूट में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ड्यू टू वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वायरल के कारण या बैक्टीरिया के कारण इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस होती है। लेकिन जब एनवायरमेंटल कोई चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? जैसे केमिकल्स या टोबैको स्मोक, ठीक है? एनवायरमेंट के कारण उसने काफ़ी टाइम तक केमिकल्स पे वर्क किया, है ना? जैसे कोल माइन पे लोग वर्क करते हैं या पेट्रोलियम में जो लोग वर्क करते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम होने की संभावना अधिक हो जाती है। या फिर टोबैको या फिर स्मोक्स, ये सब चीज़ों का उपयोग करते हैं तो इनको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाती है। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं एक्यूट में, किनको होने की संभावना अधिक होती है? जो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल से या 5 साल से छोटे बच्चे, और जो जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, पीपल विद अ वीक इम्यून सिस्टम, जिनका इम्यून वीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनकी कमजोर है, उनको एक्यूट ब्रोंकाइटिस आपने देखा होगा, नजला जुकाम खांसी बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, ठीक है? जबकि क्रॉनिक में क्या होता है, एडल्ट्स जो कि 40 साल से ऊपर हैं उनको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होने की संभावना अधिक रहती है। और जिन वो पीपल्स जो बाहर जाके काम करते हैं, जिनका एयरबर्न या फिर ऐसी क्लाइमेट से ऐसा इन्वायरमेंट है उनका जहाँ पे स्मोकी चीजें, पॉल्यूटेड चीजें, ठीक है, ऐसा इन्वायरमेंट है, वहां पे अगर वो पीपल पीपल वर्क करते हैं तो उनको होने की संभावना अधिक होती है। और साथ में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस स्मोकर्स को होती है। सिम्टम्स हमने एक बार देख लिया है, फिर देख लेते हैं क्या होता है। कफ होता है 3 वीक्स और लेस, 3 सप्ताह से कम या 3 सप्ताह तक। कोल्ड या फ्लू सिम्टम्स होते हैं, शोर थ्रोट, हल्की सी गले में खखराहट जैसा फील होता है, हेडेक होता है, ठीक है? नेजल कैविटी में इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है? फीवर होता है। क्रॉनिक में क्या होता है, डेली कफ होता है। आपने देखा होगा जो स्मोकिंग करते हैं उनको डेली कफ की प्रॉब्लम लगातार बनी रहती है। तो ये डेली कफ लगातार अगर 3 महीने से ज्यादा बना है तो वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स में आता है, ठीक है? और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, विजिंग, ये सारे सिम्टम्स होते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के। तो ये आपके डिजीज हो गई ब्रोंकाइटिस। अब दूसरी डिजीज हम सेम रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही रिलेटेड दूसरी डिजीज हम लेंगे जिसको अस्थमा कहते हैं। तो अस्थमा क्या है? अस्थमा इज अ कंडीशन in which your airways narrow and swell and meaning may produce extra mucus। कंडीशन सेम है, ब्रोंकाइटिस जैसी ही कंडीशन है। इसमें भी क्या होता है, जो एयरवेज है वो आपके नैरो हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, और जिसके कारण एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस होने लगता है। दिस कैन मेक ब्रीदिंग डिफिकल्ट एंड ट्रिगर कफिंग अ विस्लिंग साउंड। जैसे कि विजिंग की मैंने बोला था, वो साउंड इसमें भी प्रोड्यूस होती है क्योंकि ब्रीथ लेने में डिफिकल्ट होता है, ठीक है? सांस फूलने लगती है, थोड़ा सा चलने पे सांस फूल रही है, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो सांस फूल रही है, ठीक है? हल्का सा अगर फिजिकल वर्क कर रहे हैं कुछ भी तो उनके तुरंत ही सांस फूलने लगती है, उनको ब्रीथ लेने में डिफिकल्ट होने लगता है, ठीक है? तो अब देख लेते हैं कि जो आपकी ब्रोंकाइटिस है और अस्थमा है, इसमें क्या डिफरेंशिएशन है, क्या अलग है? तो ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा आर टू कॉमन मेडिकल कंडीशन caused by some pathological changes in respiratory system due to various etiological causes। तो दोनों ही रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीजेस हैं, दोनों में ही कुछ कॉमन पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जिसके कारण ये दोनों डिजीज जनरेट होती हैं।
Bronchitis is caused by inflammation of bronchial tube lining, whereas asthma is caused by inflammation of the bronchi. ठीक है, तो देखिए ब्रोंकियल ट्यूब में अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? ब्रोंकाइटिस कहलाएगा। लेकिन वही इन्फ्लामेशन अगर ब्रोंकाई में हो रहा है किसी भी एलर्जिक रिएक्शन के कारण, दो चीजें हैं यहाँ पे ध्यान रखना, एक ब्रोंकियल ट्यूब है और एक ब्रोंकाई है, ठीक है। तो अगर ब्रोंकियल ट्यूब में इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वो क्या होता है? ब्रोंकाइटिस होती है, और अगर ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वो अस्थमा कहलाता है। किसी भी एलर्जिक रिएक्शन के कारण, या अगर पीपल्स में, पेशेंट्स में हाइपर सेंसिटिविटी है तो इन रीजंस के कारण ये डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। द मेन डिफरेंस बिटवीन ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा इज दैट अस्थमा इज commonly caused by an allergic reaction, whereas bronchitis can be caused by many different factors. जो अस्थमा है एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन होता है, लेकिन जो ब्रोंकाइटिस होती है वो कई सारे और रीजंस के कारण हो सकती है, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया, ठीक है। तो कुछ और चीजें हम देख लेते हैं कि जो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, वो कैसे इसमें ऑब्जर्व करते हैं। तो जब आपकी ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम को देखा जाता है, अगर उसके सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो सिंपल स्पायरोमीटर से उसका चेकअप किया जाता है, डॉक्टर चेक करते हैं और इस डिजीज को फाइंड आउट कर लेते हैं। जबकि एस्थमेटिक पेशेंट्स की पूरी हिस्ट्री ली जाती है, केस हिस्ट्री बनाई जाती है उसकी पूरी, उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसका वर्क, ऑक्यूपेशन, सब कुछ देखा जाता है, फिर पता चलता है कि वो अस्थमा है, ठीक है। ब्रोंकाइटिस की एक और अच्छी चीज ये है कि वो 2-3 महीने तक हो सकती है ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल हो, लेकिन इसको क्योर किया जा सकता है। लेकिन अस्थमा ऐसी प्रॉब्लम है जिसको क्योर नहीं किया जाता, वो लाइफ लॉन्ग आपको डिजीज बनी रहेगी। उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके लिए बचाव के लिए आप उपाय कर सकते हैं, लेकिन अस्थमा अगर किसी को एक बार हो गया तो वो अस्थमेटिक पेशेंट के रूप में जाना जाता है, फिर उसको लाइफ लॉन्ग ये प्रॉब्लम बनी रहती है, ठीक है। मेडिकेशन के द्वारा अस्थमा को कंट्रोल किया जाता है पर कंप्लीटली क्योर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन चीजें होती हैं अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में। अब हम कुछ और चीजें देख लेते हैं। ठीक है, तो अस्थमा अभी जो हमने वही बताया कि अस्थमा क्या है कि इसमें आपकी विजिंग साउंड भी आएगी, चेस्ट में टाइटनेस, दोनों ही सेम टाइम पे आपको फील होंगे। जबकि जो ब्रोंकाइटिस है वो एक इन्फ्लामेशन है ब्रोंकियल ट्यूब लाइनिंग्स में, ठीक है। ये क्रोनिक कंडीशन होता है अस्थमा। और जो ब्रोंकाइटिस है ये कैन बी क्रॉनिक और एक्यूट, क्रॉनिक भी हो सकती है और एक्यूट भी हो सकती है। अस्थमा में कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड होते हैं जैसे चेस्ट टाइटनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड विज। इसमें कफ है विदाउट प्लग, अगर आपको कफ नहीं निकल रहा है फिर भी आपको खांसी हो रही है, ठीक है। और पेशेंट्स को मे बी विजिंग साउंड्स के सिम्टम्स भी आ सकते हैं इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं अस्थमा और ब्रोंकाइटिस की, और ये डिफरेंशिएशंस हैं कुछ। अब हम पहले ब्रोंकाइटिस के ट्रीटमेंट्स देख लेते हैं। एस्थमेटिक पेशेंट्स को थोड़ा सा ध्यान देके चीजें देनी होती है, क्योंकि उसकी तुरंत ही सांस फूलने लग जाएगी, ठीक है। तो पहले हम ब्रोंकाइटिस के ट्रीटमेंट्स को देख लेते हैं कि हम उसमें क्या क्या दे सकते हैं। तो देखिए, जैसे कल हमने बात की थी, पूरी चीजें एक्सप्लेन मैंने बहुत अच्छे से की थी कि अगर वो लंग से रिलेटेड या फिर आपके नेजल कैविटी से रिलेटेड कोई भी डिजीज है तो उसमें हम वो सारे षटकर्म देंगे जो कि आपके नेजल कैविटी से रिलेटेड होंगे, ठीक है।
तो इसमें हम आपको जल नीति हम पेशेंट्स को दे सकते हैं। अगर वो एक्यूट है तो हम सूत्र नीति देंगे, कपालभाति हम करा सकते हैं, कुंजल करा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ षटकर्म है जिनको हम दे सकते हैं। तो हमने आपको कल सूत्र नीति और जल नीति कपालभाति के बारे में बताया था। कुंजल में क्या होता है? कुंजल में आप लिक्विड वाटर इनटेक करते हैं जब सुबह के समय फ्रेश होने के बाद, ठीक है, और उसके बाद उसको हम बाहर निकालते हैं। आप अपने उंगलियों का प्रयोग भी कर सकते हैं, अदरवाइज नॉली करके भी जो एडवांस प्रैक्टिशनर है वो निकाल देते हैं। तो कुंजल करने से क्या होता है? वैसे तो क्या है, ये आपके एब्डोमिनल रीजन को बहुत अच्छे से क्लीन करता है, लेकिन जब आप कुंजल करते हैं तो आपको चेस्ट पर एक नेगेटिव प्रेशर फील होता है जो कि एयरवेज के ब्लॉकेज को ओपन करता है। तो जो एक्सेस म्यूकस है उस नेगेटिव प्रेशर के कारण बाहर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एक तरह से एयरवेज के जो ब्लॉकेज हैं, जो जो एक्सेस म्यूकस वहां पे था, वो बाहर की तरफ आ जाता है, जिससे वो पाथवे क्लीन हो जाता है। ठीक है, तो ये कुंजल इस तरह से आपके ब्रोंकाइटिस में हेल्प करता है। तो आपके जो ब्रोंकियल ट्यूब है वहां पे जो एक्सेस म्यूकस जमा हो गया है इन्फ्लामेशन के कारण, वो षटकर्म में अगर आप कुंजल करवाते हैं तो वो बाहर आ जाएगा। बाकी जल नीति, सूत्र नीति और कपालभाति तीनों को मैंने कल बताया था कि इसमें हम कफ के रोगों को कैसे इसके द्वारा रिड्यूस कर सकते हैं। प्राणायाम में सिंपल नाड़ी शोधन प्राणायाम करवाएंगे। नाड़ी शोधन एक प्राणायाम ऐसा है जिसमें आप ऑलमोस्ट सारे पेशेंट्स को करवा सकते हैं। भ्रस्तिका प्राणायाम करवाएंगे, भ्रस्तिका अनुलोम विलोम। ठीक है, ये एक्यूट या क्रॉनिक के लिए है। सूर्य भेदी और उज्जाई, ठीक है, सूर्य भेदी के बारे में भी हीट जनरेट करता है, और हीट जनरेट करने के कारण जो कफ रोग वाले जितने भी कफ प्रकृति के रोग होते हैं उनमें उनको रिड्यूस करने में ये हेल्पफुल होता है। और उज्जाई प्राणायाम, ठीक है, तो उज्जाई प्राणायाम में भी आप क्या करते हैं, अपने थ्रोट रीजन को, थ्रोट रीजन का घर्षण होता है मेनली, तो थ्रोट रीजन के घर्षण की वजह से आपका ये उज्जाई प्राणायाम जो है इसमें हेल्पफुल होता है। वो भी एक तरह से प्रेशर भी जनरेट करता है, प्लस आपकी यहाँ पे टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है। साथ में कुछ मुद्रा बंध है। मुद्राएं और बंध का क्या काम होता है? एक तो डायरेक्शन, प्राण के प्रवाह ऊर्जा को डायरेक्शन प्रदान करती है, ठीक है, और दूसरा क्या करता है, उसको एक तरह से बंध लगाना, जैसे आप जालंधर बंध लगा देते हैं, बांध देते हैं। ठीक है, बांधने का काम क्या हुआ कि आपने थ्रोट रीजन से अपर और थ्रोट रीजन से लोअर पार्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट्स में बन जाता है, रोक देना। तो इसमें हम कौन कौन सी मुद्राएं करवा सकते हैं जिससे आपके चेस्ट रीजन पे इफेक्ट पड़े, वहां प्रेशर क्रिएट हो, ब्लड का सर्कुलेशन उस डायरेक्शन में जाए? तो योग मुद्रा है, ठीक है, योग मुद्रा करवा सकते हैं, प्रणव मुद्रा करवा सकते हैं, महाबंध लगवा सकते हैं और जालंधर बंध लगवा सकते हैं। तो इनके द्वारा क्या होता है कि एनर्जी चैनल का फ्लो आपके थ्रोट रीजन और आपके चेस्ट रीजन की तरफ जाता है, प्राण ऊर्जा का प्रवाह, क्योंकि मुद्रा और बंध दोनों ही प्राण ऊर्जा के प्रवाह पे वर्क करते हैं, तो ये उस डायरेक्शन की तरफ जाता है जिससे वहां पे रिलेटेड जो भी डिजीजेस होती हैं उनको क्योर करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, आसनों में हम कौन से आसन करवा सकते हैं? फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग के आसन करवाते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट, जिस तरह से पेशेंट की कंडीशन होगी, जिस तरह की एज है, इन सब चीजों की हमेशा हमें ध्यान रखना है। जब भी आप पेशेंट के बारे में बात करेंगे कि हम ये आसन करवाएंगे तो उसकी क्या उम्र है, किस तरह का वो पेशेंट है, लेडीज है या जेंट्स है, लेडीज है तो उसमें भी कोई और सिचुएशंस या कंडीशंस तो नहीं है, वो सारी देख करके ही हम आसन के बारे में उसको सजेस्ट करते हैं।
तो बेसिकली कौन-कौन से आसन कराए जा सकते हैं वो देख लेंगे। फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग के आसन हम करवा सकते हैं जिससे चेस्ट में आपके प्रेशर जनरेट होता है। भुजंगासन, धनुरासन, अर्धचंद्रासन, ओस्ट्रासन, ठीक है? तो फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग के और भी आसन हैं जैसे पश्चिमोत्तानासन आप करवा सकते हैं, पादहस्तासन करवा सकते हैं, सूर्य नमस्कार, सेतुबंधासन भी चेस्ट पे एक अच्छा प्रेशर क्रिएट करता है। वज्रासन फॉर नॉर्मलाइजेशन आपके बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए और त्रिकोण आसन, ठीक है? त्रिकोण आसन भी चेस्ट को एक ट्विस्ट देता है, ट्विस्टिंग एक्सरसाइज करवाता है। तो त्रिकोण आसन से रिलेटेड जो सीरीज होती है, वो आसन आप ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स को करवा सकते हैं, ठीक है? अगर क्रॉनिक है, अगर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस उसे हो गई है, तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में हमें फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कितनी पुरानी है और उसको किस तरह की प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से फिर हम वहाँ पे आसनों को रिड्यूस कर सकते हैं और बाकी भी जो षटकर्म है या प्राणायाम है, उसमें हम चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन एक ये जनरल फॉर्मेट है कि इस तरह के आसन को हम इन डिजीजेस में कराते हैं। अब जो नेक्स्ट है योगिक ट्रीटमेंट फॉर अस्थमा। अस्थमा पेशेंट्स के लिए थोड़ा-सा ध्यान देने की चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अस्थमैटिक पेशेंट्स की सबसे बड़ा जो लक्षण होता है, उनको आप देखते से ही पहचान सकते हैं कि वो तुरंत ही उनकी साँस फूलने लगती है। कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी वो थोड़ी देर चल ले, दौड़ ले, भाग ले, हल्का भी या फिर कोई भारी सामान उठा लें, तो उनकी साँस तुरंत फूलने लग जाती है। ये अस्थमैटिक पेशेंट्स का सबसे बड़ा लक्षण या सिम्पटम्स होते हैं, ठीक है? और इनको हम ट्रीट बहुत ही ध्यान से करते हैं क्योंकि अगर हम उनको एक्सरसाइज करवा रहे हैं, आसन करवा रहे हैं या प्राणायाम करवा रहे हैं, तो उनकी जो ब्रीथिंग पैटर्न है ऑलरेडी बढ़ी हुई है और उसमें अगर हम और उनके ब्रीथिंग पैटर्न में और हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसलिए अस्थमैटिक पेशेंट्स को बहुत ही जेंटली ट्रीट करना पड़ता है। तो इनको हम षटकर्म में क्या देंगे? जलनेति, सूत्रनेति, कपालभाति। कपालभाति देने पे भी हमें ध्यान रखना है कि कपालभाति हम ज़्यादा स्ट्रोक्स ना दें उन्हें रेदर देन ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में आप दे सकते हैं पर अस्थमैटिक पेशेंट्स को आप ज़्यादा स्ट्रोक्स कपालभाति नहीं करा सकते हैं। कुंजल भी कराना है पर पूरी तरह से देख-रेख के साथ में और अगर कैपेबल है पेशेंट तो उसको वस्त्र धोती करा सकते हैं। वस्त्र धोती बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। वस्त्र धोती क्या करती है, नॉर्मली तो क्या करती है जो आपकी फूड पाइप है इसमें एक्सेस म्यूकस है प्लस थ्रोट रीजन। तो आप जब आप माउथ से उसको इनगल्फ करते हैं, अंदर की तरफ निगलते हैं तो थ्रोट रीजन के एक्सेस म्यूकस प्लस आपके जो फूड पाइप है इसमें एक्सेस म्यूकस को पूरा वस्त्र धोती में वो लिपट जाता है जब वस्त्र धोती हम करते हैं। लेकिन ये क्या होती है एक नॉर्मल प्रक्रिया नहीं है, नॉर्मली कोई वस्त्र नहीं खाता। तो क्या है जब आप वस्त्र धोती कर रहे होते हैं तो आपके चेस्ट रीजन और आपकी पूरी बॉडी में एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बहुत तेजी से प्रवाहित होता है, ठीक है? टुवर्ड्स हार्ट और टुवर्ड्स चेस्ट भी। तो इसकी वजह से आपके ये पूरे ऑर्गन्स पे एक अच्छा प्रेशर क्रिएट करती है और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स को भी इससे बहुत फ़ायदा मिलता है वस्त्र धोती के द्वारा। और साथ-साथ में वो फूड पाइप को तो क्लीन कर ही रही है, साथ में थ्रोट रीजन और नेज़ल रीजन क्योंकि ब्रोंकाइटिस और अस्थमा दोनों के पेशेंट्स में थ्रोट रीजन और नेज़ल रीजन भी इफेक्टेड होते हैं तो उनको भी पूरा क्लीन करती है। नेज़ल कैविटी का जो रीजन होता है वो पूरा क्लीन होता है, ठीक है? तो ये वस्त्र धोती के द्वारा हम अस्थमैटिक पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। फिर है प्राणायाम। प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम करवाएँगे, भ्रस्त्रिका प्राणायाम करवाएँगे। भ्रस्त्रिका प्राणायाम से क्या होगा? फोर्सफुली एक्सहेलेशन कर रहे हैं, फोर्सफुली एक्सहेलेशन से
जो एक्सेस म्यूकस है वो भी बाहर निकल के आता है, हीट जनरेशन होता है आपके लंग्स रीजन में, ठीक है? तो ये एक अच्छी मसाज होती है पूरी ब्रोंकाई आपकी जो ब्रोंकाइटिस ब्रोंक्यूल्स हैं उनकी पूरी एक अच्छी मसाज होती है लंग्स की, लंग्स कैपेसिटी को एनहांस करता है, ठीक है? अनुलोम-विलोम प्राणायाम करवा सकते हो और अगर क्रोनिक कंडीशन है थैलेमेटिक पेशेंट्स की, ये करने की कंडीशन में नहीं है, तो हम उसको सिंपल नॉर्मल ब्रीदिंग करवाएँगे, नॉर्मल यॉगिक ब्रीदिंग भी करवा सकते हैं। तो उस समय हम ये ध्यान रखेंगे कि वो अस्थमैटिक पेशेंट किन कंडीशंस में है। मुद्रा बंध में हम जालंधर बंध करवा सकते हैं, ठीक है? आसनों में सेम फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग के आसन हम करवाएँगे। सूर्य नमस्कार, मार्जरी आसन करवा सकते हैं क्योंकि मार्जरी आसन आपके चेस्ट, नेक इन सारे रीजन पे इफेक्ट डालता है, तो हम मार्जरी आसन करवा सकते हैं। पद्मासन और एक चेस्ट को एक्सपेंड करने के लिए गोमुख आसन आप करवा सकते हैं। तो ये एक आसन का पैकेज है जो कि आप एस्थमेटिक पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आज आपकी 2 डिज़ीज़ हैं, एक ब्रोंकाइटिस और एक अस्थमा, इनको हमने लिया। अब इससे रिलेटेड